हेलो दोस्तों, मैं सर दिलीप कर, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग जीपीसी करौली। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुक का नियम, हुक्स लॉ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो आती है व्हाट इज़ द हुक्स लॉ, हुक का नियम क्या कहता है। हमने इससे पहले डिस्कस किया था, वो किया था आपका प्रतिबल स्ट्रेस और दूसरी चीज़ की थी स्ट्रेन। तो ये दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो हुक का नियम हमें प्रतिबल और जो आपका स्ट्रेन है इसमें एक रिलेशनशिप शो करता है। कैसे देखते हैं। जो हुक का नियम कहता है कि जब भी किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है और अगर वो बल आपका प्रत्यास्थ सीमा के अंदर हो, कहने का मतलब क्या है, अगर आप एक पर्टिकुलर लिमिट तक इलास्टिसिटी, जो आपकी इलास्टिक लिमिट होती है, अगर वहाँ तक आप किसी पिंड पर बल लगाते हो, तब जो आपका प्रतिबल है, कहने का मतलब क्या, जो आपका सिग्मा है, ठीक है, वो आपका विकृति, विकृति मतलब स्ट्रेन, उसके समानुपाती होता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कभी पॉसिबल है, जब भी पॉसिबल है जब आपका वो बल है वो आपका कहाँ हो, इलास्टिक लिमिट में हो, ठीक है। जब आप इसको ओपन करोगे तो सिग्मा बराबर आपका आ जाता है ई इंटू एप्सिलन। यहाँ पे ई एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है। इसी स्थिरांक को बोलते हैं यंग्स का मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। और अगर पूरा बोलना चाहो तो हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स का प्रत्यास्थ गुणांक, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हुक का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कि लिमिट कहाँ तक होती है। अब अगर हम बात करें कि ई को किस तरह से डिनोट किया जाता है, तो अभी हमने देखा था कि ई बराबर सिग्मा बराबर आया था ई अपॉन ई इंटू एप्सिलन। तो यहाँ से अपन देखें तो ई बराबर निकल के आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलन, सिग्मा अपॉन एप्सिलन। तो कहने का मतलब जो प्रत्यास्थ गुणांक है ई, यंग्स का, वो किसका अनुपात है, प्रतिबल का अनुपात है, किसके साथ, विकृति के साथ। अब जो आपका प्रतिबल है जो आपकी स्ट्रेस है, वो आपकी कैसे भी हो सकती है। देखो, वो आपकी टेंशन में हो सकती है या कंप्रेशन में हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम टेंशन के हिसाब से बात करेंगे तो वो किस में आ जाएगी, तनाव प्रतिबल अपॉन तनाव विकृति। और अगर कंप्रेशन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, दबाव प्रतिबल या कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक। तो इस तरह से आप ई को मॉडिफाई और डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ आती है डिस्कशन की, वो आती है दोस्तों कि यंग्स का जो मॉडुलस है उसकी क्या विमा होती है। तो चूंकि हमें पता है जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन होता है कौन, विकृति, इसकी कोई विमा नहीं होती। अब जो सिग्मा है प्रतिबल, इसकी विमा होती है न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। तो जो इसकी विमा होती है उसी विमा के फॉर्म में हम यंग्स के मॉडुलस को डिनोट करते हैं। जनरली हम जो यंग्स का मॉडुलस है उसको किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर या न्यूटन पर एम स्क्वायर, इन दोनों में डिनोट कर सकते हैं। तो जो सिग्मा की यूनिट है वही किसकी होगी, ई की। जैसे क्योंकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, ई। एप्सिलॉन की कोई यूनिट होती ही नहीं है, सिग्मा की होती है क्या, न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो जो सिग्मा की यूनिट है वही किसकी होगी, एप्सिलॉन की यूनिट हो जाएगी। अब जो आपका माइल्ड स्टील है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है जिसको बोलते हैं टेंसाइल टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील। क्या बोलते हैं, टेंसाइल टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील। जो आपका जो आपका जो टेंसाइल टेस्ट है माइल्ड स्टील का, ये आपकी जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ को बताता है। उसमें मेनली जो बताता है वो होती है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के लिए हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है भाई, जो किसी भी मटेरियल की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम ऐसे तो बता नहीं सकते हो, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होते हैं। उसके किसी भी एक छोटे जो स्पेसिमेन होता है, छोटा जो भाग टुकड़ा होता है उसके ऊपर, ठीक। जनरली जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो लैब में किए जाते हैं, जो आपकी टेस्टिंग मशीन होती है उनके ऊपर किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम जो गाइडलाइन फॉलो करते हैं वो करते हैं ASTM। ASTM ने जो गाइडलाइन पब्लिश की है उसके अकॉर्डिंग। अब ASTM क्या है, ASTM एक संस्था है, ASTM। यहाँ पे A का मतलब है अमेरिकन, S का मतलब सोसाइटी, T का मतलब है टेस्टिंग और M का मतलब मटेरियल। तो अगर मैं पूरा नाम बोलूँ तो इसका ASTM की फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी
अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। ठीक है, ये इसने गाइडलाइन पब्लिश कर रखी है। उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम माइल्ड स्टील पर टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और जो हम टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो क्या रहता है, एक मशीन होती है यूटीएम, यूनिवर्सल यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इस पे इस वाली मशीन पे हम टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि भाई टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करना है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, वो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे कि भाई जो आपका स्पेसिमेन है, जिस छड़ पे आपको टेस्ट करना है, जिस छड़ पे आपको टेस्ट करना है, ठीक है, वो छड़ क्या है आपकी राउंड होनी चाहिए, सॉलिड सिलेंड्रिकल होनी चाहिए। ठीक, दूसरी बात, उसकी जो गेज लेंथ है, उसकी जो गेज लेंथ है, ठीक है, वो होनी चाहिए आपकी 2 इंच। कितनी होनी चाहिए? 2 इंच। उसका जो डाया है, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये आपकी कोई छड़ है, ठीक है, ये आपकी कोई छड़ है, तो इसकी लेंथ जो है वो तो 2 इंच ही हो जाएगी। और जो डाया है, ठीक है, ये लेंथ कौन सी, टोटल लेंथ नहीं है, ये है गेज लेंथ, जिसको जी से डिनोट करते हैं। और डाया डाया हो जाएगा, इसका हो जाएगा डाया हो जाएगा 0.5 इंच। ठीक, तो एल बाई डी का रेशो, जो लेंथ कौन सी, गेज लेंथ अपॉन डाया, इसका जो रेशो आएगा एल बाई डी, जिसको डिनोट करते हैं, ठीक है, ये निकल के आएगा आपका 4। 2 इंची में 0.5 का भाग दोगे तो 4। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास स्पेसिफिकेशन होते हैं इसके टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। जब ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो उसके बाद हमारे पास एक कर्व प्लॉट होता है, जिस कर्व पे हमारे पास कुछ बिंदु प्राप्त होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ इस वाले कर्व में, ये कर्व और ये वाला कर्व दोनों सेम ही है। पहले ये वाला देख लेते हैं। इसमें हमारे पास कुछ बिंदु हैं, पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम एक एक पॉइंट को समझें, ठीक, तो यहाँ पे भी जैसे इस वाले डायग्राम को देखें हम, तो इस वाले डायग्राम को देखें तो यहाँ पे पॉइंट ए है, बी है, ठीक है, फिर ये जो गोला सा बना रखा है, इसको अगर यहाँ पे बड़ा कर रखा है, इसमें हमारे पास तीन पॉइंट हैं, एक है सी डैश, एक है सी और एक है डी। फिर आगे पॉइंट है ई और एफ। अब एक एक पॉइंट है, ये क्या बताते हैं। और जो हमारा माइल्ड स्टील पे अगर हम जंप टेंशन टेस्ट करते हैं तो हमारा जो कर्व आता है वो कुछ इस तरह का कर्व आता है। ठीक, तो उसी कर्व के बारे में हमें डिस्कस करना है कि कर्व में क्या क्या चीज़ें। अब मैं बात करूँ एक एक पॉइंट की। जो पॉइंट ए है, यहाँ से ओ से लेके, ओ ओरिजिन है। जब भी हम कर्व प्लॉट करते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे हम स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे और स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। क्यों प्लॉट करते हैं? क्योंकि स्ट्रेस फंक्शन है किसका? स्ट्रेन का। ठीक, जैसे y बराबर एम एक्स, एक और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लेंगे, एम एक्स प्लस सी। जो y है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे। तो x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, y की वैल्यू उसी तरह से चेंज होगी। तो इसमें हम क्या है, स्ट्रेन को कैलकुलेट करते हैं। मतलब स्ट्रेन एक्सटेंशन जो हम यूटीएम मशीन में टेस्ट करते हैं तो हमें उसमें विकृति मिलती है। ठीक है, उसके हिसाब से हम स्ट्रेस को देखते हैं और प्लॉट करते हैं। तो जब हम प्लॉट करते हैं तो इस तरह का एक ग्राफ बनता है हमारे पास। उस ग्राफ में कुछ बिंदु आते हैं तो एक एक बिंदु को हम डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ओ ओरिजिन और पॉइंट ए। तो ओ से ए की बीच की जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इस वाली लिमिट को, जो ओ से ए के बीच की है या बिंदु ए को, तो इस लिमिट को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब जो ओ ए लाइन है या ओ ए पार्ट है, इसके अंदर ही आपका हुक्स लॉ क्या करता है कि अगर आपका इलास्टिक लिमिट के अंदर कोई लोड है तो आपकी प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। अब भाई जब प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है तो समानुपाती वो लिमिट हुई है, तो उसमें भी क्या हुआ कि वो प्रतिबल है जो स्ट्रेन के समानुपाती होगा। ठीक, नेक्स्ट जो बिंदु है, बिंदु बी, ये जो पार्ट है ओ से ए तक, ये प्योर इलास्टिक पार्ट है। ठीक, बी जो बिंदु है ये इलास्टिक लिमिट है, मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट। मतलब ओ से बी तक ये पूरी एक हमारी इलास्टिक लिमिट को डिनोट करती है। ये मैक्सिमम स्ट्रेस लिमिट है जहाँ पे अगर आपको लोड हटाना है, और जैसे ही आप लोड हटाओगे तो मटेरियल क्या करेगा, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको रिगेन कर लेगा। अब जो ए और बी है, ये दोनों बिंदु बहुत पास होते हैं, लेकिन बी हमेशा हायर साइड ऊपर की तरफ होगा और ए नीचे की तरफ होगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है, ये जो सर्किल वाला पार्ट है जिसको ब्रॉड करके दिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ है कि एक है हमारे पास सी डैश पॉइंट, एक है सी और एक है डी। तो जो सी डैश है इसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट और सी को बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, और
जो सी डी पार्ट है, ये वाला सी और डी पार्ट है, ये दिखाता है आपका परफेक्टली प्लास्टिक रीजन को। समझते हैं एक एक चीज़ को कैसे क्या है। जो अपर यील्ड पॉइंट है, अपर यील्ड पॉइंट है, ठीक है, ये शो करता है आपका, ये जो सी डैश पॉइंट है ये डिपेंड करता है आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है, जो शेप होती है किसकी, स्पेसिमेन की। दूसरा टाइप ऑफ इक्विपमेंट, ठीक, उस पे कि मतलब आपने किस तरह का मटेरियल काम में लिया है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है और उसकी शेप कैसी है। इस वाले रीजन का, इस वाले पॉइंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक, पर्टिकुलरली। नेक्स्ट जो चीज़ आती है लोअर यील्ड पॉइंट। वैसे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है यील्ड पॉइंट स्टार्ट होने पे, कि जैसे कि एक चीज़ आपने नोट की होगी, एक चीज़ नोट की है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रही है स्ट्रेन बढ़ रही है, या अगर हम इस तरह से बात करें जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रही है तो स्ट्रेस भी बढ़ रही है। लेकिन इस वाले पॉइंट पे, यील्ड पॉइंट पे जाने के बाद क्या होता है, यील्ड पॉइंट जाने के बाद क्या होता है कि जो आपकी स्ट्रेन है, जो आपकी स्ट्रेन है वो बढ़ती रहेगी लेकिन स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगी। कहने का मतलब है कि बिना स्ट्रेस के बढ़ाए स्ट्रेन हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये यील्ड पॉइंट की खासियत होती है। अब जो सी है वो हमारा क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट है, इसी को हम एक्चुअल यील्ड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी जो फेलियर स्ट्रेस है, जो यील्ड लिमिट है सिग्मा बाई, इसका मान होता है हमारा 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब जो पार्ट सी डी है, जो पार्ट सी डी है, ठीक है, वो डिनोट कर रहा है आपका परफेक्टली प्लास्टिक रीजन को। पार्ट सी डी कौन सा है हमारा, ये वाला पार्ट सी डी कौन सा है, परफेक्टली, परफेक्टली परफेक्ट, ठीक है, कौन सा, प्लास्टिक रीजन, कौन सा, प्लास्टिक रीजन को, ठीक है, ये आपका परफेक्ट प्लास्टिक रीजन को शो करता है। अब एक्चुअली इस वाले पार्ट में क्या होता है कि भले ही आप स्ट्रेन कितना भी बढ़ाते जाओ, स्ट्रेन मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, कि आप उस पर कोई एक्स्ट्रा लोडिंग नहीं लगाओगे। एक्स्ट्रा लोडिंग नहीं लगाने का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं दे रहे हो उस पर, तो बिना एक्स्ट्रा स्ट्रेस प्रोवाइड कराए उसमें रेगुलर स्ट्रेन होता रहेगा। कहने का मतलब देखो, जैसे अगर मैं इसको छोटा करके दिखाऊं आपको, ये वाला पार्ट, तो इस वाले लाइन पे क्या है स्ट्रेस, इस पे क्या है स्ट्रेन। अब देखो इस वाले पॉइंट पे, लेट से यहाँ पे है, तो इस वाले पॉइंट पे एक तरह से स्ट्रेट लाइन आ गई है, तो स्ट्रेस तो बढ़ नहीं रही, स्ट्रेस तो कांस्टेंट हो गई, लेकिन स्ट्रेन रेगुलर बढ़ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेन रेगुलर बढ़ रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्लास्टिक रीजन जो सी डी, वो रीजन है जहाँ पे बिना स्ट्रेस बढ़ाए स्ट्रेन कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि जो माइल्ड स्टील होती है उसमें जो कार्बन पार्टिकल होते हैं, ठीक है, उसका जो फॉर्मेशन होता है स्टील का, उसमें कार्बन्स होते हैं, और कार्बन पार्टिकल क्या करते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लिप होना स्टार्ट होते हैं, और स्लिपेज के कारण ये वाला जो पार्ट है वो क्रिएट हो जाता है। अब बात आती है पॉइंट डी और ई, एक पार्ट है ई डी पार्ट, जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला, यहाँ से, यहाँ से, और ये वाला पार्ट, ये होता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। कौन सा, स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। इसमें क्या होता है, इसमें जो आप थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस बढ़ा दोगे, थोड़ा सा भी अगर हल्का सा भी लोड बढ़ा दोगे, तो स्ट्रेन जो है, जो विकृति है, बहुत तेजी से बढ़ेगी। जैसे कि अगर देख सकते हो आप, यहाँ पे हल्का सा लोड बढ़ाया आपने और देखो कितनी तेजी से ये बढ़ना स्टार्ट हो गई, विकृति बहुत ज़्यादा हो गई। अब जो ई होता है ये आपका होता है अल्टीमेट पॉइंट। क्या होता है, अल्टीमेट पॉइंट। इस वाले पॉइंट पे जाके जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस है वो क्या होती है, अधिकतम। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो देखो इस वाले पॉइंट पे ये मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होती है, उसको बोलते हैं सिग्मा यू, अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन आता है या नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एफ पॉइंट, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट तक अगर खिंचाव पहुंच गया स्ट्रेस के कारण, तो वो मटेरियल क्या करेगा, टूट जाएगा। और एक रीजन होता है ई एफ रीजन। क्या रीजन होता है, ई एफ रीजन, ठीक है, इसको बोलते हैं नेकिंग रीजन। इसको बोलते हैं क्या, नेकिंग रीजन। मतलब कहने का, नेकिंग एक फिनोमिना है कि भाई किसी भी लोड के कारण किसी भी मटेरियल का या रॉड का एरिया क्या होता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है वो टूट जाता है। देखिए कैसे, जैसे अगर मैं बात करूँ इसकी, एक रॉड है एल लंबाई की, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये। अब जब आप इस पर एक तरह से
टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो इस टेंसाइल फोर्स का खिंचता रहेगा, तो खिंचेगा, इतना खिंच गया, ठीक है। अब आपने और लगाया, देखो एरिया कम हो गया, और खिंचेगा और पतला होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ये होता जाएगा और इसका क्या है, इस तरह से इफेक्ट आता जाएगा। देखो ये पी है और ये भी पी है, ठीक। तो ये क्या होता जाएगा, इस तरह से कम होता जाएगा इसका एरिया, ये कम होता जाएगा एरिया। और एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पे क्या है, वी बन जाएगा, इस तरह से ये वी बन जाएगा, तो ये नॉच बन जाएगी और यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। तो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता जाएगा इसका, पतला, उसके कारण ये टूट जाएगा। तो ये रीजन क्या है, स्ट्रेस, ओ सॉरी, नेकिंग रीजन, ये क्या है, नेकिंग रीजन। तो इस तरह से हम जो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है इसको स्टडी करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है भाई, ओ से ए की लिमिट जो है, प्रत्यास्थ लिमिट क्या है, यील्ड पॉइंट क्या है, ठीक। तो एक बार आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सारा कुछ हमने देख लिया है। इसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, रप्चर पॉइंट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था अभी। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है आपकी वर्किंग स्ट्रेस और फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब जैसा कि हमने यहाँ पे अभी देखा था कि भाई एक अल्टीमेट स्ट्रेस होती है, ये ई, अंतिम प्रतिबल बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे जाने के बाद अगर आपने थोड़ा सा भी और एक्स्ट्रा फोर्स लगाया तो वो क्या करेगा, मटेरियल फेल हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ तक हम पहुँचे नहीं। तो हम जब भी किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम लिमिट के अंदर ही डिज़ाइन करें या उससे उसको कम रखा जाए। तो जितना मान उसके लिए, जितनी वैल्यू पे कम रखा जाता है वही उसका क्या है, वर्किंग स्ट्रेस, या उसको एक तरह से हम बोल सकते हैं डिजाइन स्ट्रेस। तो अगर आप बात करो वर्किंग स्ट्रेस की तो वो क्या हो जाएगा, अंतिम प्रतिबल यानी कि मैक्सिमम जो प्रतिबल है वो, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक। अब यहाँ से भी देख सकते हो कि भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS बोलते हैं जिसको। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को आप डिनोट करते हो किससे, अल्टीमेट स्ट्रेस या फेलियर। अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक तरह से क्या हो गया, फेलियर स्ट्रेस ही हो गया, जहाँ पे जाके आपका मटेरियल क्या हो रहा है, फेल। तो फेलियर स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, फेलियर स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। तो यहाँ से देख सकते हो फेलियर स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस जो लिख रखी है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट जो है हमारे डिस्कशन में वो आता है, लास्ट जो डिस्कशन आता है वो आता है हमारा कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कैलकुलेशन, कि भाई स्ट्रेस को और स्ट्रेन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक आपको छड़ दी गई है AB, ठीक है। इस पे एक तनावी प्रतिबल या तनावी बल P काम कर रहा है, इधर भी है तो इधर भी होगा P, ठीक। तो इस तनाव के कारण क्या होगा, इसकी लंबाई में परिवर्तन आएगा, एरिया में परिवर्तन आएगा। मान चलिए लंबाई L है, एरिया इसका A है, इसका प्रत्यास्थ गुणांक E दे रखा है, ठीक है। विकृति स्मॉल e है, या सॉरी एप्सिलॉन बोलते हैं जिसको, और लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L। अब क्या होगा, इस P के प्रभाव में इसमें कुछ विकृति डेवलप होगी जिसको हम सिग्मा किससे, PA से डिनोट करेंगे। इसके बाद जो आपकी विकृति एप्सिलॉन वो क्या होगी, डेल्टा L अपॉन L, ठीक। तो यहाँ से हमें जो E का मान मिलेगा, E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा का मान कितना है आप देख सकते हो, देखो, ठीक, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब चाहो तो आप एप्सिलॉन निकाल सकते हो, चाहे E निकाल सकते हो, ठीक, जो भी आपको निकालना है। तो अगर हम एप्सिलॉन की बात करें, ठीक है, तो एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, डेल्टा L अपॉन L, और यहाँ से आप करोगे तो एप्सिलॉन इधर और E इधर, तो सिग्मा अपॉन E, सिग्मा अपॉन E आ गया। अब आपको विकृति निकालनी है, मतलब कितना आपका जो छड़ है उसमें परिवर्तन आया, ठीक है। एक तरह से इसमें क्या निकालना है हमें, सबसे पहले अक्षीय बल के लगने के कारण लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L। तो डेल्टा L कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा L निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये सीधा सा फॉर्मूला यहाँ से डेवलप हो गया, डेल्टा L बराबर सिग्मा अपॉन E इंटू L। और अगर दूसरे बात करना चाहो तो डेल्टा जो L है, सॉरी, जो डेल्टा L है वो क्या हो जाएगा, L इंटू एप्सिलॉन, L इंटू एप्सिलॉन। यहाँ से भी आप इसको कैलकुलेट कर, अगर कई बार आपको विकृति डायरेक्ट दे दी, लंबाई दे दी, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। सिग्मा और एप्सिलॉन और यंग्स मॉडुलस दिया है और लंबाई दिया, तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बेसिस पे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आज के सेशन के लिए थैंक यू।